Hi guys, welcome to the video. So right now Indian economy is going through a very tough phase और ये बात आपने भी ऑब्जर्व करी होगी कि अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तो बिकॉज हम सभी ने देखा कि इस बार जो Q2 के रिजल्ट्स हमें कंपनीज के देखने को मिले वो काफी ज़्यादा वीक देखने को मिले और ये चीज़ साफ विजिबल है कि इंडियन इकोनॉमी में हमें एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है और इसी के चलते अगर आप डेटा देखोगे तो लास्ट 2 मंथ्स में इंडियन मार्केट में एफआईआईज ने अराउंड 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग करी है और इवन अगर आप इस 2 मंथ्स को हटा भी दो तो भी लास्ट एक साल में एफआईआईज की टोटल सेलिंग हमें इंडियन मार्केट में 2.7 लाख करोड़ से भी ज्यादा की देखने को मिल रही है। अब यार लेट मी टेल यू, बात इधर केवल एक क्वार्टर के वीक रिजल्ट्स की नहीं हो रही है, पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इकोनॉमी में वीक डिमांड होने के बावजूद अगर आप हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स देखोगे तो पिछले 2 महीनों में हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पर राइट नाउ इन्फ्लेशन का नंबर आरबीआई की जो कंफर्टेबल रेंज है उससे काफी ज्यादा ऊपर है। और एट द सेम ड्यूरेशन अगर आप रुपीज की वैल्यू देखोगे अगेंस्ट डॉलर तो इंडियन रुपी की वैल्यू पिछले 2 महीनों में अगेंस्ट डॉलर काफी बड़े लेवल पे गिरी है, जहां पर आज के टाइम 84.40 रुपीज के बराबर $1 की वैल्यू हो गई है। बट यहाँ पर एक सवाल भी दिमाग में आता है और वो ये है कि एक तरफ तो हम बोलते हैं कि आज के टाइम हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक हैं और हम जल्दी वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। अगर आप हमारे टैक्स कलेक्शन का डेटा देखते हो तो लास्ट ईयर जो हमारा नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन था उसमें हमें 20% का इंक्रीज देखने को मिला था और इवन अगर आप हमारे जीडीपी के नंबर्स भी देखते हो तो वो भी हमें 7% और उससे ऊपर के ही नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक तरफ हमारी जो जीडीपी है वो 7% से ग्रो कर रही है पर वहीं पर दूसरी तरफ जो एक्चुअल इकोनॉमी में पॉपुलेशन है उसके पास अपनी डेली यूज पे भी सफिशिएंट स्पेंड करने के लिए पैसे नहीं है। लेट मी टेल यू, ये बात केवल मैं नहीं कह रहा बल्कि एशियन पेंट्स के जो एमडी है उन्होंने भी रिसेंटली इस पॉइंट को हाईलाइट किया था, जहां उन्होंने बोला था कि एक तरफ तो हमसे बोला जा रहा है कि हमारी जीडीपी के जो ग्रोथ के नंबर्स है वो 7% के अराउंड है, पर उसके अपोजिट साइड पेंट जो कि एक ऐसा सेक्टर है जो कि हमारी इकोनॉमी से कोर रिलेटेड है और जिसमें जो डिमांड है और जो ग्रोथ है वो डायरेक्टली दिखाती है कि हमारी इकोनॉमी में कितनी डिमांड है। उसकी जो डिमांड के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं मार्केट में वो बिल्कुल भी अलाइन नहीं हो रहा है जितने की नंबर्स हमको हमारी जीडीपी के ग्रोथ के बताए जा रहे हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे डेटा पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सारे डेटा पॉइंट्स जो कि हमें कहीं ना कहीं केवल एक ही चीज पे इशारा कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी की हालत राइट नाउ ठीक नहीं है, इस पूरी ही सिचुएशन के अराइज होने के पीछे के मेजर रीजंस क्या है एंड हम ये भी जानेंगे कि कैसे अगर ये सारी चीजें सही नहीं हुई तो आगे आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी एक मैसिव स्लोडाउन में जा सकती है। तो अगर आपको ये पूरा ही वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। अब विद दिस हम स्टार्ट करते हैं इन डेटा पॉइंट्स के डिस्कशन से। तो देखिए, वैसे तो ये सारे ही जो डेटा पॉइंट्स है ये आपस में कोरिलेटेड है, बट स्टिल हम अपने सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि एफआईआईज की सेलिंग इन इंडियन मार्केट्स। तो देखिए, ये तो हम देख रहे हैं कि सितंबर के मंथ से बाद से ही इंडियन मार्केट्स में एफआईआईज ने काफी ह्यूज सेलिंग की है जो कि अराउंड 1.45 लाख करोड़ रुपीस निकल के आ रही है और इसके अगेंस्ट अगर आप पूरे ईयर की भी सेलिंग देखोगे तो वो मोर देन 2.7 लाख करोड़ रुपीस है। अब यहाँ पर कई सारे लोगों का ये कहना है कि भले ही एफआईआईज ने कितनी ज़्यादा सेलिंग भले ही कर दी हो बट स्टिल क्योंकि हमारे जो रिटेल पार्टिसिपेशन इन द मार्केट्स वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए हमारे मार्केट्स पे इस पूरी ही सेलिंग का इतना बड़ा कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब लेट मी टेल यू, ये जो पूरी बात है ये सही है और ये बात भी सही है कि कल को ये जो एफआईआईज है ये वापस इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। और अब जरा सोच के देखिए, ये जो सारे ही फॉरेन इन्वेस्टर्स है इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी कंट्री या उसकी स्टॉक मार्केट में अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां से वो मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर पाए। अब अगर जिस तरह की इंडिया की ग्रोथ स्टोरी हम लोग को समझाई जाती है अगर वो एक्चुअली में ऐसे ही प्ले आउट हो रही होती तो क्या यही फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से अपना पैसा निकाल के दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करते? और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कोई रीजन होगा और इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब लेट सपोज कोई एक इन्वेस्टर है जो कि यूएस बेस्ड है। अब मान के चलिए ये इन्वेस्टर अगर यूएस की इकोनॉमी और उधर के स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाता है तो S&P 500 के एवरेज रिटर्न निकल के आते हैं 9 to 10% पर एनम के हिसाब से। अगर यही रिटर्न उसको अगर अपने इन्वेस्टमेंट पे मिलते हैं तो पोस्ट टैक्स उसको 6 to 7% रिटर्न मिलते हैं पर एनम इन्वेस्टिंग इन यूएस मार्केट, जो कि वन ऑफ द सेफेस्ट मार्केट माना जाता है अराउंड द वर्ल्ड। अब अगर वो पैसा वो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट ना करके इंडिया जैसी ग्रोइंग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है जहां पर कि इसको रिस्क भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू यूएस मार्केट, तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने जो कैपिटल है उस पर यूएस मार्केट कंपैरिजन में थोड़े हाई रिटर्न जनरेट कर पाए और इन्हीं हाई रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस के लिए वो इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ से वो एनुअलाइज बेसिस पे 12 to 13% के पर एनम रिटर्न्स बना पाए, जो कि पोस्ट टैक्स उनको 9 to 10% के पर एनम रिटर्न्स बन पाए। पर एक्चुअली में इंडिया के केस में ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों?
क्योंकि मान के चलिए अगर उन्होंने $100 इन्वेस्ट करे इंडियन मार्केट में, तो सबसे पहले इंडियन मार्केट में जो इंडिया की रुपीज़ की वैल्यू है वो अराउंड 4% से डिक्रीज हो रही है डॉलर के कंपैरिजन में पर एनम। यानी हर साल उनकी उस हर जो $100 है उसकी वैल्यू 4% से तो ऑलरेडी कम होती जा रही है। यानी अब उन्हें 12 से 13% की जगह सेम रिटर्न्स अगर जनरेट करने हैं तो उनको एटलीस्ट 15 to 16% रिटर्न जनरेट करने पड़ेंगे उसी सेम कैपिटल पे, क्योंकि 4% से उनकी जो कैपिटल की वैल्यू है वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट हर साल इरोड होती जा रही है। इसके बाद इंडिया का जो पूरा ही इन्फ्लेशन रेट है, जो कि मुझे पता है कि एक्चुअली में वो पूरा ही डॉलर इंडेक्स से ही लिंक्ड होता है, बट फिर भी इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा है, जो कि अगेन उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और थर्डली, इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर है, जहाँ पर हम हर साल देखते हैं कि जब भी हमारी हर साल के बजट में हमारे टैक्सेशन वगैरह से रिलेटेड अनाउंसमेंट होती है, तो हर साल हम टैक्सेशन में कोई बहुत बड़ा चेंज देखते हैं और हर कुछ महीनों में इंडिया में जो पॉलिसीज़ वगैरह है रिगार्डिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, ये भी चेंज होती रहती हैं। और इन पॉलिसीज़ के चेंज होने की वजह से पूरे ही उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो जाती है, जो कि उनको ज़्यादा पसंद नहीं आती। अब इसके बाद आता है हमारा अगला इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, जो कि है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड। तो देखिए, हमें बताया जाता है कि राइट नाउ इंडिया की जीडीपी 7% से ग्रो कर रही है। वहीं इसके अगेंस्ट अगर आप इंडिया की एक्चुअल पर कैपिटा इनकम देखोगे तो वो आज के टाइम केवल $2,700 के अराउंड ही है, जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द लोएस्ट है। और लेट मी टेल यू, काफ़ी सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका तो ये भी मानना है कि ये जो $2,700 भी हमें पर कैपिटा इनकम बताई जाती है, एक्चुअल सिचुएशन इससे भी काफ़ी ज़्यादा खराब है। वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इंडिया एक वन ऑफ दोज कंट्री है जहाँ पर जो इनकम इनइक्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पर हमारी जो 99% पॉपुलेशन है वो केवल हमारी टोटल इंडिया का 60% ही वेल्थ होल्ड करती है, और बाकी की बची हुई जो 1% पॉपुलेशन है वो बाकी का 40% इंडिया की वेल्थ होल्ड करती है। अब इंडिया में अगर आप बिलियनर्स की लिस्ट देखोगे तो 2023 में इंडिया में टोटल बिलियनर्स 259 थे, जो कि 2024 में बढ़ के 334 हो गए हैं। यानी केवल एक साल में हमारे इंडिया में अराउंड 29% से बिलियनर्स बने हैं। अब अगर आप देखोगे कि पर कैपिटा इनकम निकाली कैसे जाती है, तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अब टोटल पॉपुलेशन में आपने पूरी ही पॉपुलेशन का नंबर तो डिवाइड कर दिया, और जो टोटल इनकम आप नंबर ले रहे हो उसमें फैक्ट एक्चुअल में ये है कि वो टोटल इनकम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो बिलियनर्स के पास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो भले ही आपको कैलकुलेशन के हिसाब से ये दिखा रहा है कि पर कैपिटा इनकम क्या निकल के आ रही है, पर एक्चुअल में ग्राउंड में हर किसी पर्सन के पास $2,700 के अराउंड भी पर कैपिटा इनकम उसकी नहीं बनती है। अब कई सारे इकोनॉमिस्ट की माने तो जब भी किसी कंट्री में इस तरह की इनकम इनइक्वालिटी काफ़ी बड़े लेवल पर बढ़ जाती है तो उसे दो चीज़ों पर खास ध्यान देना होता है। सबसे पहला तो उसको अपने जो सिटीजन्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन और फ्री ऑफ कॉस्ट जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर प्रोवाइड करना पड़ता है, जिससे जो काफ़ी लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनका जो मैक्सिमम पैसा है वो एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी चीज़ों पर खर्चा ना हो। और हमारी कंट्री में एजुकेशन और जो हेल्थ केयर है वो कितना अच्छा फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है वो तो हम सभी को पता है। सेकेंडली, जो चीज़ करी जा सकती है वो ये है कि उस पूरी कंट्री में जो टैक्स स्ट्रक्चर हो वो एक रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर ना हो कि एक प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर हो। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। तो देखिए, रेग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि एक ही तरह का टैक्स हर किसी पे लगता है, भले उसकी इनकम कुछ भी हो और वो उसके केपेबल देने के हो या नहीं। जैसे कि हमारे केस में जीएसटी है। अब अगर एक पर्सन, जो कि आप और हमारे जैसा पर्सन, अगर वो जाके बाजार से एक पार्ले जी का पैकेट लेता है या फिर किसी भी तरह की एक बाइक वगैरह भी लेता है नॉर्मली, तो उस केस में उसे जो जीएसटी पे करना पड़ेगा, इसके कंपैरिजन में एक लोअर इनकम ग्रुप का पर्सन जो शायद बिल्कुल भी ना कमा रहा हो, वो भी अगर वो बिस्किट का पैकेट लेता है तो उसे सेम जीएसटी पे करना है। तो इसको हम एक रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। और वहीं प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर वो होता है जहां पर एक पर्सन की जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगता है। और यही प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर एक प्रॉपर मेथड है जिसके थ्रू किसी भी कंट्री में जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको सही किया जा सकता है। अब इसी मेथड के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिस्ट है उनका कहना है कि अगर उन्हें इंडिया जैसी कंट्रीज में इनकम इनइक्वालिटी को खत्म करना है, तो उस केस में हमारे यहाँ क्योंकि बिलियनर्स की जो संख्या वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही है, तो उस पर अगर हम लोग बिलियनर्स पे केवल हमारी गवर्नमेंट 1 से 2% ही एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है, तो उस पूरे ही टैक्स से जितना रेवेन्यू आएगा उससे हमारी कंट्री की जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी अच्छा किया जा सकता है। पर ऐसा होने की बजाय हो कुछ और ही रहा है। तो देखिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर अगर आप मंथली बेसिस पे 1 to 1.5 लाख रुपीस भी कमाते हो तो आप इंडिया की टॉप 5% पॉपुलेशन का हिस्सा हो, और यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वो कैसे? तो देखिए, जो इंडिविजुअल्स इंडिया के जो लोअर इनकम ब्रैकेट है उसमें आते हैं, उन पे जो इनकम टैक्स है वो तो एप्लीकेबल होता ही नहीं है, बिकॉज उनकी इनकम इतनी नहीं होती कि वो इनकम टैक्स पे करें। तो ऐसे लोग जीएसटी पे करते हैं। सेकेंडली, जो हाईली रिच इंडिविजुअल्स आते हैं जो कि बिलियनर्स मिलियनर्स वगैरह होते हैं,
उनके केस में वो जीएसटी और इनकम टैक्स भले ही दोनों चीज़ें पे करते हैं, पर उनके पास इनफ रिसोर्सेज होते हैं, सीएस और एक्सपर्ट्स वगैरह, जिससे वो अपना काफ़ी ज़्यादा टैक्स ऑलरेडी सेव कर लेते हैं। जहाँ पर हमने रिसेंटली ये भी देखा था कि अनिल अंबानी जैसे लोग जिन पे 49,000 करोड़ का पूरा ही बैंक का डेट था, उन्होंने एट दी एंड उस पूरे ही डेट को केवल 455 करोड़ रुपीज में सेटल कर दिया। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, तो लोअर इनकम ब्रैकेट इनकम टैक्स पे करता नहीं है। जो हायर इनकम ब्रैकेट है, बिलियनर्स वगैरह हैं, उन पे हमने देखा कि 1 to 2% का जो एडिशनल टैक्स लगना चाहिए वो भी इंप्लीमेंट नहीं है। तो ऐसे में जो मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट का, वो कहाँ से आ रहा है? वो उसी टॉप 5% पॉपुलेशन से आ रहा है, जो कि मंथली बेसिस पे 1 to 1.5 लाख रुपीज पर मंथ कमाती है। अब भले ही रियलिटी ये हो कि एक से 1.5 लाख रुपए कमाने वाला एक पर्सन, अगर वो एक मेट्रो सिटी में रहता है, तो भले ही वो अपने 2 बच्चों की एजुकेशन भी टॉप नॉच तरीके से ना करा पाए, पर क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से आप इंडिया की टॉप 5% पॉपुलेशन में आते हो, तो गवर्नमेंट के हिसाब से आप एक रिच कैटेगरी में हो, एंड इसीलिए आप पे 18 to 28% की जीएसटी भी लगती है जब भी आप चीज़ें खरीदते हो, और उसके ऊपर से आप पे 30% तक का इनकम टैक्स लगता है। और तो और इन सारी ही चीज़ों के बाद जब आपको पॉल्यूशन वगैरह के चलते आपकी सिटी में क्लीन एयर भी नहीं मिलती, जो कि एक्चुअली में आपका एक फंडामेंटल राइट है, और उस क्लीन एयर के लिए बाद में आप एयर प्योरीफायर भी बाय करने निकलते हो, तो उसको बाय करते वक्त भी आप 18% जीएसटी पे करते हो गवर्नमेंट को। अब इस पीनलाइजिंग स्ट्रक्चर की वजह से दो सिनेरियोज क्रिएट होते हैं। सबसे पहले तो जो ऐसा पर्सन है जो कि नॉर्मल मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में जाने की कोशिश कर रहा था, वो वैसा नहीं कर पाता और अपने डेट वगैरह के बर्डन के चलते वापस से मिडिल क्लास में ही रहता है। और सेकेंडली जो सिनेरियो बनता है जहां पर ऐसे लोग जो कि हाईली कैपेबल होते हैं, वो इंडिया जैसी कंट्रीज में अपनी सिटीजनशिप को गिव अप करके दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट कर जाते हैं, बिकॉज उन्हें दिखता है कि वहां पर अगर वो सेम टैक्सेस देते हैं तो उन्हें काफी अच्छी लाइफस्टाइल और फैसिलिटीज मिलती हैं। और यही रीजन है कि हमने देखा कि 2023 में अलोन इन टोटल 2.16 लाख इंडियंस ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप को गिव अप करके दूसरी कंट्रीज की सिटीजनशिप्स को एक्वायर किया, और इससे एक नेगेटिव इंपैक्ट वापस इंडिया पे पड़ता है, बिकॉज ये जो सारे इंडियंस हैं जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप गिव अप करी, ये एक हाई इनकम ब्रैकेट में आते थे, तो ये अच्छा खासा कंट्रीब्यूट भी करते थे टैक्सेस में। अब बिकॉज इनके टैक्सेस इंडियन गवर्नमेंट को नहीं मिलेंगे, तो उस पूरे ही गैप को फिलफिल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट वापस से और टैक्सेस उसी एग्जिस्टिंग मिडिल क्लास को लगाती है, जिसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो इंडिया के बाहर माइग्रेट कर पाए। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।